नमस्कार दोस्तों। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे पॉलिटी की क्लासेज। लेकिन इस पॉलिटी की क्लासेस को शुरू करने से पहले यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ों को मेरे लिए बताना बेहद ही ज़रूरी है, जैसे कि यूपीएससी और पीसीएस के लिए पॉलिटी की तैयारी यहाँ पे कैसे करें। अब यहाँ पे सिर्फ और यूपीएससी पीसीएस की हम लोग बात नहीं करेंगे। अगर आप भारत के नागरिक हैं, एज ए सिटीजनशिप होने के नाते आपको इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, अपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में देखिए जानना, इसके बारे में अवेयर होना बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तभी जाके आप ठीक है, वर्तमान में जो भी करंट सिनेरियो है उसको आप बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। अब यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ यहाँ पे सिलेबस की डिफाइन को लेके, तो सिलेबस को तो हम लोग पूरा का पूरा एनालिसिस आज हम लोग करने का प्रयास ही करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्री कम मेंस। देखिए इसमें प्री और मेंस को एक साथ हम लोग यहाँ पे थ्रू आउट करते चलेंगे। और मेरा तो यही मानना है कि देखिए जब भी आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू कीजिए। बोलने का स्किल को यहाँ पे आप डेवलप कीजिए। जितना ठीक है, ये सब चीज़ें आपको बेहतर होती जाएगी। उसी के साथ साथ आपका जो आंसर राइटिंग हो गया, धीरे धीरे फैक्टरों के माध्यम से आप इस सिविल सर्विस को क्रैक करने की स्थिति में रहेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए प्री कम यहाँ पे मेंस लिखने का मेरा मतलब ही है यही है कि देखिए प्री में तो जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन सब्जेक्टिव के माध्यम से जो एक राइटिंग स्किल जो होनी चाहिए, जो बहुत ही देखिए यहाँ पे बेसिक चीज़ों को कंप्लीट करके इसे पूरा नहीं किया जा सकता है। बेसिक शब्दावलियों से तो आपको अवगत होना ही पड़ेगा, लेकिन साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो भी यहाँ पे प्रावधान किया गया है और वर्तमान में जो भी चेंजेज है, जब तक आप इसको एक क्रम से आप देखेंगे नहीं, पिछले ठीक है जो भी यहाँ पे सालों में कुछ घटनाएं यहाँ पे हुई है उसको अगर आप नहीं देखेंगे तो हमेशा ही आंसर राइटिंग करने में यहाँ पे आपको समस्या आएगी। और रट के यहाँ पे आंसर राइटिंग इसको नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए यहाँ पे मेरा यही अप्रोच होगा कि बिल्कुल ही मैं एक फंडामेंटल वे में बेसिक चीज़ों से मैं ऊपर लेके चलूँ। ऐसा नहीं कि अचानक आप लक्ष्मीकांत की किताब लेके बैठ जाइए और उसे पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो देखिए आप पॉलिटी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, समझ भी लेंगे, लेकिन उसकी जो अंतरात्मा है शायद आप उसको टच नहीं कर पाएंगे और बार बार उसको आप रटते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे जो मेरा पैटर्न होगा पढ़ाने का, रटवाने पे यहाँ पे फोकस मुझे कम ठीक है कम देना है और अधिकतर चीज़ों को यहाँ पे समझाने पे मेरा फोकस रहेगा। तो इसीलिए इस पॉलिटी को लाने में इतना देर लगा, क्योंकि इसके लिए जो भी यहाँ पे तैयारी की जो प्रक्रिया होनी चाहिए, जब तक देखिए पूरी तरीके से नहीं हो तब तक आपको पढ़ने में भी मज़ा नहीं आएगा और मुझे पढ़ाने में भी मज़ा नहीं आएगा। तो बिल्कुल ही प्री कम मेंस के साथ साथ हम लोग एक बेहतर ही एनालिसिस के साथ हम लोग देखने का प्रयास करेंगे और हर एक चीज़ों को यकीन मानिए कि क्रिस्टल क्लियर करते चलेंगे। एक एक चीज़ों को जब आप समझेंगे तो आप सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। और इसका जो अप्लाई है देखिए, बार बार मैं बोलता हूँ, कोरिलेटिव जो स्टडी है, इंटीग्रेटेड जो स्टडी है, बाकी जब तक अन्य सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे नहीं कर पाएंगे फिर कोई भी सब्जेक्ट यूपीएससी में पीसीएस में पढ़ना ही बेकार है। तो अपनी समझ को यहाँ पे डेवलप कीजिए, सोचने वाला प्राणी बनिए। जितना आप बेहतर सोचेंगे, रीड करिए, ठीक है, थिंक करिए, उसको फील करिए, तभी जाके आप उसको एक दूसरे सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे कोरिलेट कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। आज से पॉलिटी क्लासेज आपकी यहाँ पे शुरू हो जा रही है। यहाँ पे देखिए अभी कुछ देर में हम लोग देखने वाले हैं प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए यहाँ पे पॉलिटी का क्या रोल है, बुक एंड स्ट्रेटजी के माध्यम से देखेंगे। और फिर उसके बाद जो सिलेबस है, यहाँ पे सिलेबस आप देखेंगे तो इस सिलेबस को मैंने दो भागों में बांटा हुआ है। एक पोर्शन तो पूरा पूरा लक्ष्मीकांत का रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए बहुत सारी बेसिक चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो उस बेसिक चीज़ों को भी मैंने शामिल किया है। और उसके बाद से कुछ डिफिनीसन है, जैसे कि पॉलिटी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसके अलावा गवर्नेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इन सारी चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा एक नज़र में देख लेंगे। और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए चैनल को आप ज्वाइन करना मत भूलिए, ठीक है। आईएएस एनालिसिस यहाँ पे _ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पीडीएफ को ज्वाइन यहाँ पे, टेलीग्राम को ज्वाइन यहाँ पे जरूर कर ले। अब आइए यहाँ पे बात करते हैं पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की। यहाँ पे प्रीलिम्स मेंस को ध्यान में रखते हुए अगर आप देखेंगे तो प्रीलिम्स में अगर देखा जाए तो ऑन एन एवरेज 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ पे हर एक साल, ठीक है। अभी पिछले 3-4 सालों से प्रीलिम्स में इसका वेटेज ज़रूर ही कम हुआ है, लेकिन इतना भी कम नहीं हुआ कि आप इसको इग्नोर कर सकते हैं,
क्योंकि 10 से अगर 15 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज पूछा जा रहा है, तो ज़रूरी हो जाता है कि यहाँ पे फोकस करें। कट ऑफ मार्क 100% एटलीस्ट यहाँ पे लाना ही लाना है, तो इतना स्कोर करने के लिए आप इस पोर्शन को छोड़ नहीं सकते हैं। दूसरी अगर बात करें यहाँ पे मेंस की, तो देखिए मेंस में जो पेपर 2 है, जो यूपीएससी का पेपर 2, थोड़ा सा भी अगर आपको आइडिया होगा तो आपको पता होना चाहिए कि पेपर 2 सबसे डिफ़िकल्ट यहाँ पे माना जाता है। 250 नंबरों में पेपर जो 2 है, इन 250 नंबरों में अगर आपका 100 प्लस मार्क, ठीक है, अगर आ जा रहा है, तो समझिए कि आप बहुत अच्छी स्थिति में है। टॉपरों के भी मार्क, ठीक है, लगभग 95, 100, 110 होता है। तो इसी से आप इसी की डिफ़िकल्टी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेरा रोल होगा, देखिए, अब जितना अधिक हो सके पेपर 2 को, ठीक है, इसमें जो कि शासन हो गया, संविधान हो गया, राज्य व्यवस्था से संबंधित जो पोर्शन है, यहाँ पे देखा जाए तो लगभग ऑन एन एवरेज हर साल 150 प्लस क्वेश्चन आते ही आते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है, जैसे मैंने बताया कि सबसे ये चैलेंजिंग पोर्शन होता है। बाकी को अगर मैं बात करूँ पेपर 2 में, तो इसमें आपको, ठीक है, आईआर इंटरनेशनल रिलेशन का यहाँ पे टॉपिक जुड़ जाएगा, ठीक है, सोशल से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे जुड़ जाती है। कुल मिला के जो करंट का जो अपडेटेड टॉपिक है, ये बेहद ही परेशान करते हुए नज़र आती है। और ये शासन, संविधान, राज्य व्यवस्था से ये तो पूरा का पूरा समझ इतना ही डायनेमिक टॉपिक यहाँ पे हो जाता है कि जब तक आप करंट को ध्यान में रख के आप पढ़ाई नहीं करेंगे, पिछले चीज़ों को, खासकर जो भी पुरानी चीज़ें हैं उसके बारे में अगर आप चीज़ों को, ठीक है, समझ नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे, उसकी पृष्ठभूमि को समझ नहीं पाएंगे, तो हमेशा ही ये जो सवाल है, ठीक है, लिखने में आपको समस्या देगा। और यही कारण है चैलेंजिंग फेस इसीलिए हो जाता है पेपर 2, यहाँ पे स्कोरिंग बहुत अधिक नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मेरा यही प्रयास होगा कि यहाँ पे मैं आंसर राइटिंग पे भी पूरा का पूरा आपको क्वेश्चन देते चलूँ। एक आंसर राइटिंग का जो, ठीक है, फ्रेमवर्क होता है, उसको भी मैं तैयार करते चलूँ। क्योंकि इस पॉलिटी से अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी में नहीं, बल्कि स्टेट पीसीएस में भी डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा पूरा फोकस होगा। कुल मिला के यहाँ पे देखा जाए तो अगर दोनों पोर्शन को मिला दिया जाए तो करेंट अपडेटेड ही है। अधिकतर जो पोर्शन है करेंट अपडेटेड से है। लेकिन इस करेंट को पढ़ने के लिए देखिए, अगर आप डायरेक्ट करंट की चीज़ों को पढ़ेंगे तो आप रटने की प्रक्रिया से गुजरने लगेंगे और रटी हुई चीज़ें बहुत लंबे समय तक आपको याद नहीं रहेगी। लेकिन इसीलिए मैं यहाँ पे बातें कर रहा हूँ कि आपको समझने पे देखिए बार बार आपको रीड, फील एंड थिंक करना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, आपको एक सोचने वाला प्राणी बनना पड़ेगा और फिर उसको तब जाके, ठीक है, फील कीजिए, उसका अप्लाइड कीजिए। एक बार आप फील करने लगेंगे तो आपके, ठीक है, अंतरात्मा से आपको आवाज़ निकलेगी कि भाई जो भी करंट में सिनेरियो हो रहा है कि यहाँ ऐसे हुआ था, यहाँ ऐसे हुआ था, उन सारी चीज़ों को आपको रिलेट करते हुए नजर आएंगे। पेपर 3 में बात करें तो यहाँ पे पॉलिटी का बहुत अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये हिस्ट्री के अंतर्गत, ठीक है, संवैधानिक विकास की जब बात की जाएगी, यहाँ पे जब देखेंगे, जब इकोनॉमिक्स का यहाँ पे पोर्शन आएगा तो उसमें आपको, ठीक है, इसके हिस्ट्री समझ रहे, मतलब हिस्ट्री मतलब वो इतिहास में यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, ऐतिहासिक जो गतिविधियाँ हुई है उसको लेकर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत यहाँ पे अप्रत्यक्ष रोल यहाँ पे आप लोगों को, ठीक है, देखने के लिए मिल जाएगा। और रही बात इंटरव्यू में, तो ठीक है, अगर आप आईएएस में जा रहे हैं, पीसीएस की, ठीक है, तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए देखिए शासन प्रशासन का नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है। और ये आम सवाल है कि भाई आप, ठीक है, आईएएस में आएंगे तो क्या करेंगे, पीसीएस अधिकारी बन के क्या करेंगे, शासन प्रशासन को कैसे आपको, ठीक है, मैनेज करना है, कैसे दोनों में सामंजस्य बैठाना है, ये एक आम सवाल होता है। तो इसका आपको व्यवहारिक उत्तर देने के लिए, ठीक है, इस सब्जेक्ट की एक थोड़ा सा गहरी जो नॉलेज है वो होना बेहद ज़रूरी है, जो आपको यहाँ पे सीखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं बुक एंड स्ट्रेटजी की। तो बुक एंड स्ट्रेटजी की अगर आप बात करें, देखिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, देखिए, एनसीईआरटी का, खासकर 11th और 12th का जो पोर्सन है। और 11th में तो एक बुक है, देखिए, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से नाम से ही है, वो बुक तो इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। मोस्ट फंडामेंटल चीज़ें, अगर ये चीज़ें आपको, ठीक है, अगर क्लियर नहीं है तो मेरा जो पढ़ाने का जो पैटर्न होगा, अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं तो क्लियर कराते ही चलूँगा। लेकिन एक बार अगर इसे आप थ्रू आउट कर लेते हैं तो एक बेहतरीन जो चीज़ों की जो समझ हो जाएगी, ठीक है, जैसे कि समानता क्या है, जनरली पता है आपको, समानता क्या है, स्वतंत्रता क्या है, न्याय क्या है, सोशल जस्टिस की जब बात की जाती है तो, लेकिन एक टेक्निकल टर्म में, एक संवैधानिक दृष्टिकोण से इसको समझने के लिए आपके उसके सभी पक्षों को जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आखिर जब न्याय की बात करते हैं
सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जब हम लोग स्वतंत्रता समानता की बात करते हैं, तो क्या इसका जो अर्थ है पूरी तरीके से ठीक है अनडिफाइंड है या फिर उसको डिफाइन किया गया है। कुल मिला के मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए वहाँ पे आपको एक विस्तृत जो समझ है ये बुक से आपको ठीक है समझने के लिए मिल जाएगी, जिससे कि आगे आप जब एम लक्ष्मीकांत की बुक अगर आप पढ़ेंगे, और सिर्फ एम लक्ष्मीकांत ही नहीं, ठीक है आप डी बसु ले लीजिए, मार्केट में बहुत सारी किताबें यहाँ पे आ चुकी है। वैसे बुक को समझने के लिए, फ़ील करने के लिए अब ज़रूरी हो जाता है इन बेसिक शब्दावलियों से ठीक है परिचित होना। अगर डायरेक्ट अगर आपका बेसिक ठीक है जो आपका जो बैकग्राउंड है, बेसिक नॉलेज है क्लियर नहीं है, एम लक्ष्मीकांत को पढ़ने अगर लगते हैं तो देखिए इतनी मोटी बुक है, रट के कितना दिनों तक आप इसे कर सकेंगे। और अभी चल रहा है यूट्यूब में देखिए 30 घंटे 35 घंटे 40 घंटे का एम लक्ष्मीकांत का ठीक है अगर लेक्चर आ रहा है तो समझिए उसमें सिर्फ पढ़ देना, ठीक है पढ़ के उसके बाद से वो लंबे समय तक आप उसको मतलब गेन नहीं कर पाएंगे, उसको हमेशा ही समस्या आएगी। वो वही कर सकता है जो कि ऑलरेडी लक्ष्मीकांत को पढ़ा हुआ है। एज ए रिविजन के दृष्टिकोण से हो सकता है कि एग्जाम में समय कम बचता हो तो शायद वो रिविजन कर ले तो उसका काम बन जाए। लेकिन यहाँ पे अगर एक आप एनालिटिकल अप्रोच यहाँ पे लेके चल रहे हैं, समझने की प्रक्रिया से लेके चल रहे हैं, तो 30-35 घंटे में पॉलिटी ख़त्म होने का सवाल ही नहीं है। समझना पड़ेगा आपको, इसमें टेस्ट रहेगा, आंसर राइटिंग करना पड़ेगा या आपको हर एक टॉपिक की डेप्थ में यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो स्वाभाविक से बात है यहाँ पे कि टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है, टाइम देना पड़ेगा, तभी जाके आप बाकी अन्य सब्जेक्ट के साथ को रिलेट कर पाएंगे। और यही तो सिविल सर्विस की डिमांड होती है, एक सब्जेक्ट को पढ़ने के साथ साथ एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को अपनाते हुए आप दूसरे सब्जेक्ट के साथ उसको जोड़ पाएँ। तो यहाँ पे मेरा पूरा फोकस होगा। इन दोनों को अगर आप पूरी तरीके से समझ जाते हैं तो देखिए इसका अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसका अप्लाई कैसे करेंगे तो देखिए रीड थिंक के फील के माध्यम से जो भी न्यूज़ है इससे अपडेटेड रहिए। अब न्यूज़ करने का मतलब कि यहाँ पे सिलेक्टेड आपको होना पड़ेगा कि जैसे गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल से रिलेटेड कोई अगर चीज़ें आ रही है, वर्तमान में कोई ठीक है कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, कोई भी अमेंडमेंट संवैधानिक संशोधन से अगर यहाँ पे बातें चल रही है, तो ऐसे चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा भाई क्या आ रहा है, केंद्र राज्य संबंध आ रहा है, क्या चल रहा है। अदरवाइज जब आप पेपर पढ़ने बैठेंगे तो पता चलेगा कि जो राजनीतिक खबर इतनी अधिक है, ठीक है मसाला खबर इतनी अधिक है, वैसे चीज़ों से बचना है। सिलेक्टेड जब आप इन दोनों का स्टडी जब करने बैठेंगे तो आप पेपर देखेंगे तो आपको एक ठीक है थोड़ी बहुत समझ विकसित हो जाएगी कि हमें न्यूज़पेपर को किस दिशा में देखना है। ये अचानक नहीं आएगा, ये खुद आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और उसके बाद से डिस्कशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप कुछ दोस्तों के साथ रह रहे हैं, और आजकल तो साथ में रह रहे नहीं रहे डजेंट मैटर, आजकल के ठीक है इस डिजिटलाइजेशन के युग में, ठीक है यहाँ पे डिस्कशन का जो रोल है काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। क्योंकि देखिए डिस्कशन से कुछ चीज़ें आपको ठीक है सुनाने के लिए मिलेगा, सुनने के लिए मिलेगा। अपना जो विचार है, जो भी अभी मान के चलिए कि अभी जो फार्मर प्रोटेस्टिंग चल रहा है उसमें अब आपका क्या आर्गूमेंट होना चाहिए। यूपीएससी ये नहीं पूछेगा कि फार्मर किसान बिल यहाँ पे क्या है, ठीक है। इंटरव्यू ये नहीं पूछेगा किसान बिल क्या है, वो डायरेक्ट पूछ देगा कि भाई आप डीएम होते, आपके यहाँ ठीक है लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आती तो क्या करते हैं, किसानों को कैसे मैनेज करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी जो बातें हैं, ठीक है, जो आपको बिल्कुल ही व्यवहारिक होकर सोचना पड़ेगा। और वो चीज़ें आपको कहीं बुक में लिखी हुई नहीं मिलेगी, बल्कि उन बुक को पढ़ के आपको अपने डे टू डे लाइफ में उतारना होगा, चीज़ों को समझना होगा। मैंने बार बार बोलता हूँ कि सोचने वाला प्राणी आपको बनना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे उम्मीद है इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नोट्स की अगर बात करें तो आप खुद बनाना चाहे तो बना सकते हैं, अदरवाइज मेरा जो नोट्स होगा, ठीक है, मैं तो ये नहीं कहूँगा पर्याप्त है, लेकिन हाँ ये है कि ठीक है जितना भी मैं कराऊँगा काफ़ी डीपली में जाऊँगा, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का जो लेयर है, देखिए अभी हिस्ट्री को मैं पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री ऑप्शनल को लेके, ठीक है, उसको देखिए डेली की डेली। अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है, अदरवाइज हिस्ट्री में बहुत अधिक इंटरेस्टेड है, उसको आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको कि वर्टिकली ठीक है और हॉरिजेंटली दोनों ही दृष्टिकोण से जो पढ़ाने का एक एनालिटिकल जो ठीक है थिंकिंग होना चाहिए, थिंकिंग जो लेवल होना चाहिए, उसको जब तक आप करके नहीं चलेंगे तो आज वर्तमान में जिस तरीके से प्रश्न बन रहा है उसको ठीक है टच करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए मैं वो नहीं चाहता हूँ टाइम टेकिंग, ठीक है, मेरे हर एक कोर्स में टाइम टेकिंग ज़रूर होता है, लेकिन मैं समझाने पे अधिक फोकस करता हूँ, ना कि रटवाने पे। और यहाँ जैसा कि पॉलिटी को लेके भी
मेरा यही अप्रोच होगा कि हर एक चीज़ को, ठीक है, एक कहानी के फॉर्म में आपको बताते चलूँ, जिससे कि चीज़ें एक दूसरे से लिंक होती चली जाए। अब यहाँ पे आप, ठीक है, स्ट्रेटजी यहाँ पे क्या होना चाहिए? बुक की तो हमने बात कर लिया। स्ट्रेटजी देखिए, पॉलिटी, गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है देखिए आर्टिकल। अभी तक 400 प्लस अधिक यहाँ पे आर्टिकल लिखा गया है। बहुत सारी यहाँ पे शेड्यूल, अनुसूचियाँ हैं, भाग हैं, आर्टिकल हैं। तो इन्हीं आर्टिकल में देखिए कुछ न कुछ, ठीक है, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे होते रहता है। आज जब इम्प्लीमेंटेशन होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि संवैधानिक संशोधन के माध्यम से उसने कुछ न कुछ इसमें परिवर्तन भी आएगा। तो जब ये परिवर्तन होगा, अभी देखिए किसान बिल को लेके प्रोटेस्ट किया जा रहा है, तो कुछ न कुछ, ठीक है, यहाँ पे परिवर्तन तो हुआ है, कुछ न कुछ यहाँ पे चेंजेस तो आया है। तो यही यहाँ पे समस्या आपको देखने के लिए मिलेगी। हर एक आर्टिकल के साथ जब भी कोई बड़ा चेंज होता है, जैसे जीएसटी को लेके हम लोग बात कर लें, तो उसमें कुछ न कुछ समस्याएँ होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें कुछ न कुछ, ठीक है, समाधान, उसका सॉल्यूशन भी लिया जाएगा। अब जब सॉल्यूशन जब लिया जाएगा, ठीक है, तो जो उसका देखिए प्रभाव पड़ेगा, अभी भी वो पूरी तरीके से ठीक नहीं होगा। पॉजिटिव, नेगेटिव 2 तरीके से पड़ता ही रहेगा। आप किसी भी चीज़ को लेके ले लिए। जीएसटी, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे देख लीजिए, अभी तो ख़ैर, ठीक है, पूरी तरीके से एक्ट के रूप में मौजूद है। पॉजिटिव, नेगेटिव हर तरीके से इसका इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे जो लागू करवाना, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो लागू करवाना, ये वही चीज़ है जिस फ़ील्ड के लिए, जिस चीज़ के लिए आप जिस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करवा रहे हैं, मतलब कर रहे हैं यहाँ पे, अर्थात यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ प्रशासनिक गतिविधियों को लेके, क्योंकि शासन तो कानून बनाएगा, शासन करने वाले कानून बनाएँगे और प्रशासन उस कानून को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो यही आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्या-क्या हो रहा है वर्तमान सिनेरियो, हर एक देखिए टॉपिक के साथ यही होगा। इसमें न्यायालय का निर्णय, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। जैसे कुछ पुराने केसों के हम लोग ज़िक्र कर देते हैं, जैसे कि, ठीक है, फेमस केस जो है केशवानंद भारती का ले लीजिए, ठीक है, गोलकनाथ केस ले लीजिए, इंदिरा साहनी केस ले लीजिए, ऐसी बहुत सारी केसें हैं, ठीक है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या है, उसका स्टैंड क्या है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का रक्षा करने वाला, उसकी संवैधानिक व्याख्या करने वाला तो सुप्रीम कोर्ट ही है। तो सुप्रीम कोर्ट को बहुत ध्यान में यहाँ पे रखना ज़रूरी हो जाता है। कोई भी, ठीक है, सुप्रीम के द्वारा कोई भी अगर स्टेटमेंट आता है, कोई भी संवैधानिक व्याख्या आता है, तो उसको आपको ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है। और उससे आप क्या सीख रहे हैं, ठीक है, क्या लर्न कर रहे हैं, ये भी आपके लिए जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। व्यवस्था में कुछ नहीं, यहाँ पे सरकारी तंत्र को इसमें शामिल किया गया है, क्योंकि यही जो है एक साइक्लिक जो प्रक्रिया है, गोल 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 क्या रहेगा, घूमता रहेगा, शासन प्रशासन, ठीक है, यही पूरा का पूरा एक सरकारी तंत्र के रूप में यहाँ पे बन जाएगा। अब कुछ डिफिनेशन देख लीजिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया है, पॉलिटिकल, गवर्नमेंट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले देख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे होता क्या है। बिल्कुल मैं संक्षेप में बताते चलूँगा, जब मेन टॉपिक में आएंगे तो इसको हम लोग देखेंगे ही देखेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन देखिए ऐसा नहीं है कि अचानक आ गया, ठीक है, अगर आज से अगर देखा जाए एंशिएंट एरा से ही, तो उस समय भी जो कॉन्स्टिट्यूशन था बिल्कुल मौजूद था। लेकिन अगर हम लोग बात करें एंशिएंट और मिडेवल एरा के समय की, तो देखिए उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन था, अधिकतर चूँकि बहुत सारे धर्मों का आगमन हो चुका था। चाहे आप, ठीक है, पुराने धर्मों में ज़रथुस्त्र धर्म की बात कर लें, इसके अलावा ब्राह्मण, बौद्ध, जैन धर्म की बात कर लें, यहूदी धर्म की बात कर लें, ईसाई धर्म की बात कर लें, या फिर वर्तमान में, ठीक है, जो एक नया धर्म के रूप में 6ठी-7वीं शताब्दी में जो स्टेबलाइज़ हुआ मुस्लिम धर्म की यहाँ बात कर लें, तो उस समय भी देखिए संवैधानिक जो अवधारणा मौजूद थी, रिलीजन बेस्ड था। इसका मतलब कि रिलीजन बेस्ड कहने का मतलब कि जो भी रूल रेगुलेशन लगा हुआ है कि हमारा समाज कैसे चलेगा, क्या लोगों के यहाँ पे अधिकार होंगे, कौन किस पे शासन करेगा, कौन यहाँ पे प्रशासन करेगा, ठीक है? ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आप देखेंगे कि बिल्कुल ही रिलीजन बेस्ड यहाँ पे पूरी तरीके से मौजूद था। लेकिन अब तो समस्या हो गई, क्योंकि कोई भी देश, हर एक देश में अगर देखेंगे तो डाइवर्सिटी मौजूद है। अगर डाइवर्सिटी मौजूद है, विविधता मौजूद है, तो अब तो ये तो समस्या हो जाएगी। हिंदू लोग बोलेंगे कि भाई हमारा था धार्मिक ग्रंथ से पूरे देश को संचालित किया जाएगा। मुस्लिम बोलेंगे कि हमारे, ठीक है, जो भी उनका कुरान है उनसे संचालित किया जाएगा। क्रिश्चियनिटी बोलेंगे कि भाई हमारे बाइबल से करो। तो समस्या पैदा होगी यहाँ पे। इसीलिए बीच का रास्ता को निकालने के लिए एक बेहद इम्पोर्टेंट, ठीक है, कुछ यहाँ पे रूल, मतलब जिसको वो बोला जाएगा, रूल से ज़्यादा बेहतर शब्द होगा यहाँ पे लॉ एंड, ठीक है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर की यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। लॉ, रूल,
तो यहाँ पे एक व्यापक जो अवधारणा यहाँ पे सामने आती है संविधान में कि अब इनको हटाओ, जो भी आदिम ज़माने से जो चीज़ें चल रही हैं इनको हटाओ, क्योंकि अब समाज जो हमारा काफ़ी ही कंट्रोवर्शियल यहाँ पे हो चुका है। तो अब ज़रूरी थी कि एक ऐसा चीज़ यहाँ पे लाया जाए जो सबके लिए समान रूप से यहाँ पे कार्य कर सके, सबकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख सके, सबके अधिकारों को, ठीक है, ध्यान में रख सके, और वो चीज़ यहाँ पे हमारा संविधान के माध्यम से ही हो सकता था। तो आप समझ गए बेसिकली संविधान यहाँ पे रूल एंड लॉ, समझिए रूल एंड लॉ, ठीक है। यहाँ पे एक रूल बुक है, लॉ बुक है। लॉ माने समझ रहे हैं ना, लॉ का मतलब होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे विधि की बात आती है तो विधि में एक दंड का भाव जुड़ जाता है कि अगर भाई इस विधि को, इस लॉ को अगर हम नहीं मानेंगे तो इसमें दंड आपको, ठीक है, दिया जाना पड़ेगा। लेकिन एंशिएंट और मिडिवल एरा में क्या था कि बिल्कुल ही, ठीक है, अगर हम लोग बात करें विधायिका की, कार्यपालिका की, तो ये दोनों ही शक्तियाँ, यहाँ की न्यायपालिका की शक्ति अगर देखा जाए तो शासक में सीमित हो जाती थी। जो भी धर्म के ठेकेदार होते थे उन पे सीमित हो जाती थी, जिससे कि लोगों का शोषण हो जाता था। लेकिन अब यहाँ पे पूरी तरीके से एक वैधानिक जब चीज़ आ गया, कानून का जब, ठीक है, पूरी तरीके से यहाँ पे बात आ गया, तो अब हुआ कि नहीं, पहले हमें लिखना ज़रूरी है। कहीं पे भी हम शासन कर रहे हैं, शासन करने के लिए यहाँ पे ज़रूरी है, और यहाँ पे जो भी लिखा जाएगा देखिए सरकार के द्वारा लिखा जाएगा, समझ रहे हैं, अर्थात कानून जो है सरकार के द्वारा बनाया जाएगा। अब ये सरकार जो भी है, अलग अलग देशों में देखेंगे कई टाइप की सरकारें हैं, ठीक है, जैसे कि भारत के संदर्भ में, अमेरिका के संदर्भ में देखेंगे तो दोनों में अलग अलग अंतर है, ठीक है। ये बातें आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। सरकार कानून बनाएगी सार्वजनिक हित के लिए, और इस कानून को देखिए क्या करेगी, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन जो होगी पूरी तरीके से क्या करवाना है, इसको लागू करवाना है। क्या करवाना है, यहाँ पे लागू करवाना है। जो भी यहाँ पे सिविल सर्वेंट है, प्रशासनिक अधिकारी है, उनको यहाँ पे लागू करवाना है। जैसे कि एक मूवी आया होगा, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 बहुत, ठीक है, अच्छा मूवी है, मोटिवेशनल मूवी भी है। खासकर अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसी मूवी को देखिए। आर्टिकल 15 जो भी हमारे संवैधानिक, ठीक है, प्रावधानों के तहत आर्टिकल 50 को लिखा गया है कि किसी भी धर्म, मूल, जाति, वंश के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो अब ये जो बातें लिखा गया है, ये रियल रूप में इम्प्लीमेंटेशन कौन कराएगा, तो वहाँ का जो भी एसपी है, देखिए यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है आयुष्मान खुराना, काफ़ी अच्छा एक्टर है। तो उसके माध्यम से अब उसको, ठीक है, हर हाल में उस संवैधानिक चीज़ों को, उस कानून को लागू करवाने का क्या करता है, प्रयास करता है। यही चीज़ है, सिंपल सी चीज़ है। देखिए दूसरी बात करें यहाँ पे, देखिए राज्य व्यवस्था का, तो कॉन्स्टिट्यूशन का है जो इम्प्लीमेंटेशन मैंने व्यवहार में लाना, ठीक है, यही राज्य व्यवस्था है। आर्टिकल 15 से आप समझ सकते हैं अभी जो मैंने मूवी का एग्जाम्पल दिया। अर्थात अगर आप यहाँ पे, ठीक है, सिविल सर्वेंट यहाँ पे हो जाते हैं, समझ रहे हैं, सिविल सर्वेंट अगर हो जाते हैं तो आप भी कहीं न कहीं यहाँ पे राज्य व्यवस्था के ही पूरी तरीके से पार्ट हो जाएंगे। तो सिंपल है, देखिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का अप्लाई कर दीजिए, पॉलिटी बन जाएगा। कितना सिंपल है, कॉन्स्टिट्यूशन का अप्लाई कर दीजिए, पॉलिटी हो जाएगा, संविधान। उसके बाद यहाँ पे पॉलिटी मतलब राजनीतिक, क्योंकि जो भी संवैधानिक बातों का ही लिखा गया जो चीज़ है, उसी का तो राजनीतिकरण होता है। अब इस राजनैतिकरण को आप देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत अधिक फोकस नहीं देना है, हमें अधिकतर फोकस देना है कॉन्स्टिट्यूशन पे। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन को बेस बना के ही यहाँ पे पॉलिटी माने एक पूरी तरीके से यहाँ पे राजनीतिक गतिविधियाँ यहाँ पे हो रही है, यहीं पे सरकार वगैरह के यहाँ पे पूरी तरीके से निर्माण हो रहा है। अब जो भी यहाँ पे रूल एंड लॉ जो भी यहाँ पे, ठीक है, लागू किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, इसका अप्लाई यहाँ पे गवर्नमेंट मतलब गवर्नेंस में यहाँ पे हो रहा है, मतलब गवर्नेंस, ठीक है। तो गवर्नेंस ऐसे देखा जाए तो यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी यहाँ पे पार्ट हो जाता है, जो कि आप जिस, ठीक है, एग्ज़ाम की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग बात करते हैं सिलेबस की। तो देखिए सिलेबस को जो डिफ़ाइन करने का जो मेरा जो तरीका होगा, बिल्कुल ही दो तरीके से मैंने यहाँ पे किया है। एक तो इनडायरेक्ट है और एक यहाँ पे डायरेक्ट। इनडायरेक्ट इन द सेंस कि देखिए इसका डायरेक्ट कहीं भी किसी भी बुक में उल्लेख नहीं है, लेकिन पॉलिटी की बेसिक चीज़ों को समझने के लिए, पॉलिटी के मर्म को समझ रहे हैं ना, उसकी अंतरात्मा को टच करने के लिए, यहाँ पे कुछ चीज़ों को जानने के लिए, कुछ चीज़ों को जानना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि राज्य क्या है, अब सिंपल पॉलिटी पढ़ ले आपको पता ही नहीं ले राज्य क्या है, राजनीतिक व्यवस्था की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो समझते आएगा।
वैसे ही चीज़ों को देखिए आगे, चूँकि मुझे समझाने में आपको दिक्कत ना हो, इसीलिए जितना भी हथियार चाहिए आपको, ठीक है, मैं पहले ही उपलब्ध करा दे रहा हूँ। आपके ठीक है, मतलब तुरील में हर प्रकार का तीर होना चाहिए। जैसा-जैसा समय मिले, ठीक है, जैसी-जैसी गतिविधियाँ हो, जैसा-जैसा सिचुएशन हो, उसके आधार पे आपको खुद इसका यूज़ करने लायक बनना है। तो ये सब बेसिक हम लोग देखते चलेंगे। इसमें हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ों को काफ़ी शामिल किया गया है। पहले क्या था, कैसे परिवर्तन हुआ? शासन के अंग में देखेंगे, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, शासन प्रणाली, सब इसी के अंतर्गत, ठीक है? आप देखते चलेंगे, पीछे की चीज़ों को आप देखेंगे, पहले क्या था, वर्तमान में कैसे परिवर्तन आया, तो आप इसमें फ़ील करेंगे, लगेगा अच्छा ये चल रहा है, परिवर्तन। उसके बाद से यहाँ पे चौथा नंबर टॉपिक है लोकतंत्र व संविधानवाद का विकास होगा पूरी तरीके से, ठीक है। अब कैसे आएगा लोकतंत्र? अचानक तो नहीं आ जाएगा। इतने दिनों तक भारत में अगर देखा जाए आज़ादी के पहले, लोकतंत्र व संविधानवादी जैसी जो आधुनिकरण में अगर देखा जाए तो ऐसा कोई डेवलपमेंट आपको दिखाई नहीं देगा। संविधान भी रहेगा तो धर्म के रूप में मौजूद रहेगा। लोकतंत्र की जगह यहाँ पे राजतंत्रात्मक व्यवस्था मौजूद रहेगी। तो पूरी तरीके से कैसे लोकतंत्र का विकास हुआ, संविधानवाद का ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ, कैसे ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस होते हुए ये सब डेवलपमेंट हुआ, इसको आप चीज़ों को समझेंगे तो पॉलिटी से, कॉन्स्टिट्यूशन से आप जुड़ पाएँगे। उसके बाद यहाँ पे लोकतंत्र के प्रकार देखेंगे कि वर्तमान में जो ठीक है, कोई भी अगर लोकतंत्र देश है, ज़रूरी नहीं है कि वो गणराज्य है, रिपब्लिक हो जाए। होता है ना डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, दोनों में अंतर है देखिए, ठीक है। इन सारे चीज़ों को आप समझेंगे और जो भी प्रमुख देशों में संवैधानिक योजना का जो विकास हुआ है, कैसे-कैसे यहाँ पे डेवलपमेंट होते गया, किन-किन देशों में किस प्रकार का पैटर्न चलते पड़ा। जब बाकी अन्य देशों को आप देखेंगे, समझेंगे, तो भारत को भी आप फ़ील कर पाएँगे। क्योंकि भारत का संविधान बहुत लेट से बना है, देखिए 20वीं सदी में आके बना है। अमेरिका में देखेंगे तो 18वीं शताब्दी में, फ्रांस में देखेंगे तो 18वीं शताब्दी में वहाँ का संविधान बन के तैयार था। तो आखिर कैसे भारत में आया, भारत में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इन सारी चीज़ों को आप समझेंगे। उसके बाद महत्वपूर्ण जो राजनीतिक दर्शन है, क्योंकि वर्तमान में अगर देखा जाए तो पूरे विश्व के स्तर पे और ख़ासकर अगर आप भारत का ठीक है पॉलिटी को पढ़ रहे हैं, तो भारतीय विचारधारा को समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है। और इसीलिए यहाँ मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता कि जब बाद में मैं आपको पढ़ाऊँ तो बोलो कि अम्बेडकरवादी है, गांधीवादी है, कम्युनिस्ट है, कैपिटलिस्ट है, तो आपको ठीक है फ़ील नहीं आएगा, क्योंकि उसके बारे में आपको पता नहीं है। इसीलिए यहाँ पे भी ये ज़िम्मेदारी मैंने ही सँभाला हुआ है कि जो भी बेसिक चीज़ें हैं, साम्यवाद वर्सेस मार्क्सवाद, इसी का भारत में देखेंगे तो भारत में नक्सलवाद और माओवाद के रूप में ठीक है आपको मिला-जुला रूप देखने के लिए मिलेगा। हथौड़ा समझ रहे हैं ना? माओ का जो है मतलब हँसिए पे समझ रहे हैं? हथौड़ा का चिन्ह, बाली का चिन्ह, ठीक है? गेहूँ के बाली का चिन्ह, तो आपको समझ में आएगा, इससे आप जुड़ पाएँगे। उसके बाद जब सोशलिज़्म का जो कॉन्सेप्ट है, गांधीवाद का जो कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हैं? फांसीवाद, नारीवाद, ठीक है? अभी देखिए अम्बेडकरवाद, मनुवाद, उदारवाद, देखते होंगे कि कई तरह की बातें, ठीक है, चलते रहता है कि फांसीवाद से आज़ादी चाहिए, मनुवाद से अब आज़ादी चाहिए। ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी विचारधाराएँ देखिए इतना जो विभिन्न प्रकार का जो विचारधारा है, भारत ऐसा देश है कि भारत की डाइवर्सिटी की वजह से ये सारी विचारधाराएँ भारत में ज़िंदा है। जैसे फांसीवाद हो गया, समाजवाद हो गया, मार्क्सवाद हो गया, ऐसी विचारधाराओं को तो बाहर से भी लिया गया। लेकिन अभी देखिए इसमें एक चीज़ दिख रहा होगा नारीवाद, नारियों का भी एक एग्रेसिव रुख आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जो नारी हित, नारियों के अधिकार की यहाँ पे बात करेगा। तो इसको हम लोग ठीक है पूरा देखते चलेंगे, एक-एक विचारधाराओं को आप जब देख लेंगे, तो जो पॉलिटी पढ़ते समय यार सिर्फ़ पॉलिटी ही नहीं देखिए, बाद में आप किसी भी सब्जेक्ट को ठीक है अगर पढ़ रहे हैं, वहाँ पे शब्दावली अगर आ रही है, तो इसका आप बेहतरीन तरीके से अप्लाई यहाँ पे कर पाएँगे। जिससे कि ठीक है, विदाउट समझ रहे हैं ना? विदाउट आपका बेसिक क्लियर हुए, आप इसको कर नहीं सकते हैं। अब आइए यहाँ पे बात करते हैं हम लोग सिलेबस की। तो सिलेबस में देखिए मैंने कुछ किया नहीं है, जो भी लक्ष्मीकांत अपने आप में मेरे नज़र में ठीक है। पॉलिटी का देखिए इसमें एकदम बेस्ट बुक अगर कहा जाए मार्केट में, तो ये कहना कोई गलत नहीं होगा। लेकिन अचानक इसको पढ़ना शुरू करते हैं तो फिर इसके साथ आप जस्टिफ़ाई नहीं कर पाएँगे। पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जस्टिफ़ाई नहीं कर पाएँगे। तो इसीलिए मैंने उन पीछे टॉपिक को जो मैंने अभी आपसे शेयर किया, उसको मैंने बताया।
अब यहाँ पे पूरा का पूरा देखिए 11 पार्ट में पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, ये जो सिलेबस बटा हुआ है, बस ये और कोई नहीं है, ठीक है, पूरा का पूरा ये वही है। जिसे नंबर 1 में संवैधानिक ढांचा आप देख सकते हैं। इस संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेके जो भी, ठीक है, फंडामेंटल राइट की बात कर ले, डीपीएसपी की बात कर ले, सब आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। उसी तरीके से सरकार की प्रणाली है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, केंद्र शासित प्रदेश और विशेष क्षेत्र, संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय, अन्य संवैधानिक आयाम, राजनीतिक गतिशीलता, संविधान की कार्यप्रणाली, हर एक टॉपिक को देखिए इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा जो आपको सिलेबस दिखाई दे रहा होगा, ऐसा नहीं है कि हर एक जो पोर्शन है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, खासकर प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से सिलेक्टिव होना पड़ेगा। लेकिन अब लगेगा कि क्या अभी सिलेक्टेड हो जाए, अभी सिलेक्ट, मैंने समझ रहे हैं ना, सिलेक्टिव मैंने सिलेक्टिव स्टडी आपको करना पड़ेगा। लेकिन इस सिलेक्टिव स्टडी को आप तभी करिए। देखिए सिलेक्टिव का मतलब ये नहीं होता है कि बस जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उसको आप पढ़ के चले जाए। सिलेक्टिव का रियल मीनिंग ये होता है, पहले सिलेबस को तो कंप्लीट करो, पहले सिलेबस को कंप्लीट करो। सिलेबस को कंप्लीट एक बार हो जाए पूरा, तो उसके बाद से लगता है कि जो ठीक है, पोर्शन से अधिकतर जो क्वेश्चन बनने की संभावना अधिक है वहाँ अटैक करो, ठीक है। तो इसीलिए सबसे ज़रूरी हो जाता है कि सिलेक्टिव को पढ़ने के लिए पर एक बार थ्रू आउट सिलेबस को पहले रीड करो। रीड करने के बाद तब जाके सिलेक्टिव होने के बाद ही बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज फिर, ठीक है, समस्या यहाँ पे होती ही रहेगी। एक्सीडेंट होने का चांसेस अधिक है। पता चला कि सिलेक्टिव पढ़ के गए, एग्ज़ाम में यूपीएससी का पैटर्न, ठीक है, आज तक कोई नहीं समझ पाया है। हमेशा ही देखेंगे तो परिवर्तन उसमें होते रहता है, कुछ ना कुछ, कोई गारंटी नहीं है कि अगले साल पॉलिटी से 10 पर प्रश्न थे, अगले साल हिस्ट्री से 20 प्रश्न थे, ठीक है। वो हमेशा ही देखेंगे तो उसमें अनुपात, उसका रेशियो का अंतर यहाँ पे आते रहता है। तो वैसे संदर्भ में जो सिलेबस है एटलीस्ट उतना आप करके जाइए, जिससे कि आप हमेशा सेफ रहेंगे। अब यही है इसका का जो पीडीएफ है, ठीक है, मैंने यहाँ पे सब मेंशन किया हुआ है, ठीक है। मेन सिलेबस, मेंस का सिलेबस नहीं है, मेन सिलेबस है। जैसे अब अभी फंडामेंटल चीज़ों को हम लोग देख रहे थे, मेन सिलेबस में ये पूरा का पूरा लक्ष्मीकांत का, ठीक है, एक एक पार्ट है। जैसे कि संवैधानिक ढांचा के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशनल जो फ्रेमवर्क है, कैसे संविधान का जो ढांचा है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान का निर्माण, एक एक टॉपिक को देखिए, हम लोग छोड़ेंगे नहीं, बेहद ही विस्तार से एक एक टॉपिक को देखते चलेंगे। उसके बाद से सरकार की जो कार्य प्रणाली है, खासकर यहाँ पे संसदीय व्यवस्था क्या होगी, लोकसभा राज्यसभा क्या होगा, राज्यों का विधानमंडल क्या होगा, सारी ही चीज़ों को आप यहाँ पे देखेंगे। संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, अंतर्राज्यीय संबंध, ठीक है, आपातकालीन प्रावधान। यहाँ पे मैं बहुत अधिक इसलिए नहीं समझा रहा हूँ ताकि अभी देखिए मैं समझाऊंगा तो वो समस्या आएगी। जैसे ही देखिए भाग 1 को मैं शुरू करूँगा, ठीक है, पार्ट 1 यहाँ पे भाग 1 के रूप में इसे समझ सकते हैं। पार्ट 1 को मैं शुरू करूँगा तो एक एक चीज़ों को वहाँ मैं आपको समझाते चलूँगा, ठीक है। यहाँ मैं समझाऊँगा तो हो सकता है कि, ठीक है, आपका दिमाग हौच पौच करने लगे, तो थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे आपको समझना है, टेंशन नहीं लेना है। जब मैं आऊँगा तो पुनः इसका मैं एक्सप्लेनेशन करते चलूँगा। पार्ट 3 में यहाँ पे केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार के अंतर्गत अब केंद्र का जो भी बॉडी है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, देख पा रहे हैं, सब मंत्री परिषद, संसद, संसदीय समितियाँ, संसदीय मंच, आए दिनों इसमें से अधिकतर जो टॉपिक है चर्चा में रहता है। जैसे कि उच्चतम न्यायालय को ले लीजिए, जुडिशियल रिव्यू को ले लीजिए, जुडिशियल एक्टिविज्म को ले लीजिए, पीआईएल को ले लीजिए, पब्लिक लिटिगेशन, ठीक है, इंटरेस्ट को यहाँ पे ले लीजिए। तो हमेशा ही ये जो अधिकतर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बेहद ही फायर ब्रिगेड टॉपिक माना जाता है, सब मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा। पार्ट 4 में देखिए राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट की अगर बात किया जाए तो राज्य का जो भी ढांचा है, अब जो केंद्र समझ जाएंगे तो राज्य भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि राष्ट्रपति को समझ जाते हैं तो राज्यपाल को समझने में कोई समस्या नहीं है। मुख्यमंत्री को समझ जाते हैं, मैंने प्रधानमंत्री को समझ जाते हैं तो मुख्यमंत्री भी समझ लेंगे। संसद को समझ लेंगे तो राज्यों के विधानमंडल को भी समझ लेंगे। देखिए कितना आसान हो जाता है। एमपी समझ गए तो एमएलए को भी समझ लेंगे। तो कुछ यहाँ पे नया चीज़ नहीं है। हाई कोर्ट को समझ गए, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट को समझ गए तो हाई कोर्ट को भी समझ जाएंगे। बिल्कुल ही आपको यहाँ पे एक चैन, ठीक है, सब्जेक्ट देखने के लिए मिलेगा। पार्ट 5 की बात करें, यहाँ पे तो स्थानीय सरकार है, जैसे कि लोकल गवर्नमेंट के रूप में जो भी पंचायती राज नगर निगम है, ठीक है, पंचायती राज नगर निगम, इसको देखेंगे कि कैसे, ठीक है, संवैधानिक संशोधन के माध्यम से स्थानीय सरकार को लाया गया।
जैसे कि केंद्र सरकार था, राज्य सरकार था, लेकिन अब तृतीय स्टेट पे शक्ति के विकेंद्रीकरण की वजह से स्थानीय सरकारों को भी यहाँ पे लाया गया। तो इसमें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से माने संशोधन किए गए संविधान में। उसके बाद से पार्ट 6 में आप देखेंगे तो केंद्र शासित प्रदेश और विशेष क्षेत्र है। क्या होता है केंद्र शासित प्रदेश? अभी आपको लग रहा होगा कि पौंडीचेरी बोल दो, दमन दीव बोल दो, केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन उसका जो रियल जो मायने है, अभी कितने सारे स्टूडेंट को पता नहीं होगा। जब पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र क्या होता है। पार्ट 7 के अंतर्गत यहाँ पे जो भी संवैधानिक निकाय है, इसको आप देख लेंगे। संवैधानिक निकाय में जैसे कि ठीक है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसको ऐसे समझिए कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में ठीक है छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। संविधान की क्या है मूल भावना है, ध्यान रखिएगा, संविधान की मूल भावना है। संसद इस पर चाह के भी कुछ नहीं कर सकती है, करेगी भी तो उसको बहुत बड़े संवैधानिक संशोधन के माध्यम से गुजरना पड़ेगा। जैसे कि वस्तु एवं सेवा कर को ले लीजिए, जीएसटी को लेकर, ठीक है, मतलब सरकार का इसमें अच्छा खासा परेशानी हुआ, तिल निकल गया था इसको, क्योंकि इसमें विशेष बहुमत की ज़रूरत होती है, राज्यों से परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, देखिए समझ रहे हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी माने ये शरीर का जो मेन पार्ट है ये यही है। इसमें आप ठीक है बहुत अधिक तोड़ मड़ोड़ नहीं कर सकते हैं। ये सब वही इसका बॉडी है, एक एक बॉडी, ठीक है, इसको डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद से पार्ट 8 में आएंगे यहाँ पे गैर संवैधानिक निकाय, इसको संवैधानिक निकाय बोला जाता है। इसका मतलब ये है कि देखिए इसको संविधान के द्वारा नहीं बल्कि संसद के द्वारा इसको बनाया जाता है। देखिए ध्यान रखिएगा, संसद के द्वारा। संसद अपने कार्यों में ठीक है एक रूपता लाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, अपनी सुगमता लाने के लिए संसद खुद क्या करती है, तो गैर संवैधानिक निकाय अर्थात इसको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोला गया, ठीक है, बना देते हैं। जैसे नीति आयोग है, योजना आयोग की जगह नीति आयोग ले लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ठीक है उसमें जो हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मिलेगा। इसको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंतर्गत यहाँ पे रखा गया है, अर्थात संसद इसको जब चाहे ख़त्म कर सकती है, ठीक है, जब चाहे तब इसको ख़त्म कर सकती है। कोई रोक टोक इसको करने वाला यहाँ पे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोलेगा इसमें, ध्यान रखिएगा। पार्ट 9 के अंतर्गत यहाँ पे अन्य संवैधानिक आयाम है। अन्य संवैधानिक आयाम है, ये भी आप ठीक है इसको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में आप समझ सकते हैं। सहकारी समितियाँ, राजभाषाएं, लोक सेवाएं, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। पार्ट 10 में आपको राजनीतिक गतिशीलता भी देखने के लिए मिल जाएगा। पॉलिटिकल डायनेमिक्स के रूप में यहाँ पे राजनीतिक दल, क्षेत्रीय दल, निर्वाचन, चुनाव, ठीक है, कानून, चुनाव सुधार, ये सब आपको देखने के लिए इसमें मिल जाएगा। और उसके बाद से यहाँ पे संविधान की जो कार्यप्रणाली है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है कि इसकी समीक्षा करने के लिए जो भी राष्ट्रीय आयोग का यहाँ पे गठन किया जाएगा, ठीक है, जो भी भाई इस अच्छे से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या समस्या है, तो जो भी देखिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाएगा। राष्ट्रीय आयोग अपनी ठीक है रिपोर्ट सौंपेगी। उसके बाद से अगला उसमें स्टेप यहाँ पे लिया जाएगा कि कितना ये वर्शिप है, कितना वर्शिप नहीं है। तो बड़ा ही देखिए सिस्टमेटिक सिलेबस है पूरा का पूरा। और इसका पीडीएफ पाने के लिए ठीक है मैंने बताया था आपको टेलीग्राम ग्रुप नीचे आपको दिख रहा होगा। टेलीग्राम ग्रुप को ठीक है आप लोग ज़रूर वहाँ पे ज्वाइन कर लें ताकि हर एक पीडीएफ यहाँ से पा पाए, ठीक है। तो इसको आप देखिए, सिलेबस को थ्रू आउट एक बार करके देखिए। और इसके लिए भी बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहे कि क्लास नहीं होगा, ठीक है, चूँकि अब क्लास तो मैंने स्टार्ट कर दिया है यहाँ से। तो अब जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक ये आप लोगों की क्लासें नॉन स्टॉप चलते रहेगी, बशर्ते कि आप लोग भी अपना एफर्ट लगाते रहिए जिस उत्साह से मैं क्लासें कराता हूँ, ठीक है। देखिए उसको, क्लास की लंबाई बढ़ती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यूट्यूब है फ्री में मिल रहा है तो 10 मिनट ही देखिए हमारे लिए पर्याप्त है। डाइवर्जन यहाँ पे बहुत बहुत अधिक है, थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। अगर आप कुछ लेक्चर को देखे होंगे तो फिर लेक्चर की जो वैल्यू है आपको समझ में आ जाएगी कि मार्केट में, ठीक है, इस तरह के लेक्चर देखने के लिए आपको फिर बाई करना पड़ेगा, पैसे खर्च करना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है ना, फ्री का जो चीज़ है सबको फ्री ही लगता है, अनवैल्यूएबल लगता है। तो थोड़ा सा कुछ लेक्चर को देखिए, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना ये वैल्यूएबल है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। जो भी पिछले साल का प्रश्न आया है उसको आप देखिए, थोड़ा आप लोग भी कष्ट करने का प्रयास कीजिए, तभी तो जाके लेक्चर की असली वैल्यू पता लग पाएगी कि आखिर जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो हमें पढ़ाया जा रहा है, क्या रियल में हमारी एग्ज़ाम की आवश्यकताओं के अनुरूप को ध्यान में रख के कराया जा रहा है या फिर ऐसे ही करा दिया जा रहा है। तो थोड़ा आप भी ठीक है जागरूक बनिए और इस तरह का जो इम्पोर्टेंट, ठीक है, कीमती लेक्चर है इसका आप फ़ायदा उठाइए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग।
जय हिंद।